ठीक है, तो हम शुरू करते हैं डेटा सफिशिएंसी में। पुराने सारे टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे और फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इस पे। नेक्स्ट, तो हम शुरू करते हैं पहले डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, जो अभी तक तुमने रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़े हैं या फिर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़े हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मान लो कि एरिया पे कोई क्वेश्चन है या टाइम एंड वर्क पर क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दिए होंगे आपको कुछ, और उसके बेस पे पूछा होगा कि ये जो स्टेटमेंट में डेटा दे रखा है वो सफिशिएंट है या नहीं आंसर देने के लिए। जैसे हम एक सिंपल नॉर्मल एग्जांपल से शुरू करते हैं कि मान लो स्टेटमेंट दे रखा है फर्स्ट है, मान लो सर्किल की बात कर रहे हैं, circumference of circle is 308.37 मीटर। सेकंड स्टेटमेंट है रेडियस ऑफ सर्किल इज 3.135 मीटर। इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द सर्किल। अब देखो इसमें जो ऑप्शन होते हैं वो इस तरीके से रहते हैं। फर्स्ट इज ओनली स्टेटमेंट वन। हेलो, हाँ, हेलो ईशान, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी हमने टॉपिक शुरू किया है डेटा सफिशिएंसी का, तो अभी हम समझ रहे हैं कि क्या चीज़ होती है डेटा सफिशिएंसी, कैसे क्वेश्चन होते हैं। ओके सर। तो ये दो स्टेटमेंट लिखे, क्वेश्चन ये था फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। स्टेटमेंट वन कह रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज दिस, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज रेडियस ऑफ सर्किल। तो ऑप्शन देखो ये रहता है ओनली स्टेटमेंट टू इज सफिशिएंट, थ्री आइदर स्टेटमेंट वन और टू alone is sufficient, four neither one nor two sufficient, फिफ्थ होता है both one and two together are sufficient। ठीक, तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में और ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, फराज ने आंसर दे दिया, लेकिन पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन होगा ये फाइंड, जैसे एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल निकालना है हमें। अब स्टेटमेंट वन में क्या दिया है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज दिस। तो हमें फार्मूला पता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो इस स्टेटमेंट से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर निकल जाएगा तो हमें एरिया भी पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी स्टेटमेंट वन से हम आंसर बता सकते हैं। क्लियर है ये चीज? सेकंड, डायरेक्ट रेडियस ही दे रखा है, तो यानी रेडियस से हम एरिया बता सकते हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा? आइदर वन और टू अलोन इज सफिशिएंट, यानी वन भी सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, स्टेटमेंट वन, और स्टेटमेंट टू भी सफिशिएंट है। तो दोनों में से हम कोई सा भी यूज करें हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें एक दो चीजें याद रखना। पहली चीज,
हमें इसमें आंसर कैलकुलेट नहीं करना होता है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि अच्छा ये सरकमफेरेंस है तो इससे आर आ सकता है और एरिया निकल सकता है। हमें एरिया नहीं निकालना है, इसमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना है कि आर की वैल्यू निकाल के देखें कि आर कितना आ रहा है और फिर एरिया में रखें, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ हमें लॉजिकली ये देखना है कि इसमें से आंसर बता सकते हैं हम या नहीं। ठीक है। सेकंड, जब हम स्टेटमेंट यूज करेंगे, मान लो मैं स्टेटमेंट 1 यूज कर रहा था, तो मुझे सेकंड स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है उस टाइम। फोकस ओनली ऑन स्टेटमेंट 1, फॉरगेट 2। यानी जब मैं स्टेटमेंट 1 रीड करूंगा आंसर करने के लिए तो मुझे 2 से कोई मतलब नहीं होगा, जब मैं 2 रीड करूंगा तो मुझे फर्स्ट से कोई मतलब नहीं होगा। फिर मैं चेक करूंगा कि 1 सफिशिएंट है सिर्फ। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 का सफिशिएंट आंसर तब होगा जब स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। सेकंड ऑप्शन है सिर्फ स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, यानी 1 सफिशिएंट नहीं है। थर्ड है आइदर 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट, जो ये वाला केस है हमारा, इसमें 1 भी सफिशिएंट है और 2 भी। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, ये थर्ड ऑप्शन। फोर्थ क्या होता है, नाइदर 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट, जब दोनों सफिशिएंट नहीं होते। और फिफ्थ, बोथ 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, कि हम दोनों स्टेटमेंट एक साथ यूज करें तब आंसर बता सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, 5। ये याद रहेंगे, अब ये ऑप्शन बार बार नहीं लिखूंगा, ये याद रख लो। फर्स्ट का मतलब है स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, 2 इज नॉट सफिशिएंट। फिर है 2 इज सफिशिएंट, 1 इज नॉट सफिशिएंट। थर्ड है आइदर 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट। फोर्थ, नाइदर 1 नॉर 2। और फिफ्थ, बोथ टुगेदर एक साथ यूज करेंगे। ठीक, ये समझ में आ गया कि फ्रेम कैसे हो रहा है क्वेश्चन। Yes, sir. ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। स्टेटमेंट 1 दिया है हमें 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन crosses a crosses cross crosses a pole in 18 seconds। स्टेटमेंट 2 है 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन crosses a platform in 45 seconds। ये दो स्टेटमेंट है, इसके बेस पे आप बताना कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। बताओ क्या ऑप्शन होगा। शाम कह रहा है आइदर 1 और 2। और कोई बताओ।
फराज आइदर वन और टू, सना, आफ्ताब, नगमा, क्या हो सकता है? देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है हमें, ठीक है। क्रॉसेस अ पोल अगर हम देखें कि मान लो ये पोल है और इसको एक ट्रेन क्रॉस कर रही है। क्रॉस करने का मतलब ये है कि किसी टाइम पे ये इंजन था और कुछ टाइम बाद ये पूरी क्रॉस कर गई, यानी इसका एंड आ गया यहाँ पर। जब इस पोजीशन पे ट्रेन आ गई तो ये क्रॉस हो चुकी है। तो जो भी टाइम लगेगा वो ट्रेन को अपनी लेंथ क्रॉस करने में लगता है। तो यहाँ पर हम स्पीड ऑफ ट्रेन डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम। तो पहले स्टेटमेंट अगर हम देखें तो हमें लेंथ भी गिवन है 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन और टाइम भी गिवन है, तो हम यानी इससे निकाल सकते हैं आंसर। सेकंड केस में देखो क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म की अपनी भी लेंथ होगी कुछ। ट्रेन क्रॉस करने का मतलब है ट्रेन इस पॉइंट पे आई, इंजन यहाँ पर है और जब ये ऐसे चली गई यानी इस एंड पे पहुंच गई, तो देखो टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा इस पॉइंट से और यहाँ पर खत्म ये। तो एक तो प्लेटफॉर्म की सारी लेंथ कवर करनी होगी प्लस ट्रेन को अपनी भी लेंथ कवर करनी होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन यानी कि वी टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई टाइम। इस पे देखें अगर हम, ट्रेन की लेंथ गिवन है और टाइम गिवन है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लेंथ इसमें नहीं गिवन है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है, मिसिंग है। तो आप इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं बता सकते क्योंकि ये वाला डेटा जो है ये मिसिंग है, यानी स्टेटमेंट टू इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर हुआ ये कि लेंथ Yes, पोल sir. से निकालने के लिए तो हमें सीधे पोल की तो अपनी कोई लेंथ होती नहीं है, तो हम जो ट्रेन को जितना टाइम लगा वो अपनी लेंथ क्रॉस करने में टाइम लगा। Yes, sir. कोई पोल दे रखा है या कोई मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड है, उसे क्रॉस करने में हमेशा सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन से डिवाइड कर दो टाइम, तो वो स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी। लेकिन प्लेटफॉर्म में ट्रेन अपने आप को भी क्रॉस करेगी और पूरी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी क्रॉस करेगी। ये सेकंड पार्ट में मिसिंग था। तो इसका आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन होगा जिसमें लिखा होगा ओनली स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट टू आंसर। अब जो भी ऑप्शन हो, वन ऑप्शन है, टू है, थ्री है, फोर है। देखो यहाँ हमने जो सेट बनाया 5 का बनाया है, लेकिन जामिया एमयू में जो आते हैं वो 4 ही ऑप्शन होते हैं। तो हो सकता है कि किसी एक स्टेटमेंट को हटा के दे दें कि सिर्फ स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, आइदर और बोथ ऐसे करके दे दें। तो आपको तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए, जो भी ऑप्शन होगा आप टिक कर सकते हो। क्लियर ये क्वेश्चन? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रीनाज प्रेजेंट एज। रीना की प्रेजेंट एज पूछी है। स्टेटमेंट वन है रीनाज present age is 5 times her son's present age. Statement 2 है
Rina's age 2 years hence will be 3 times her daughter's age at that time. ये एज वाला क्वेश्चन है, एज पर क्या होगा इसमें, और क्या आंसर आना चाहिए। सर दूसरे वाली स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जो आपने लिखा है रीनास एज 2 years हेंस, ये वाला। Hence मतलब 2 साल बाद। ओके ओके, आफ्टर 2 years। Hence मतलब ये फ्यूचर की बात। अच्छा। रीनाज एज 2 year hence यानी फ्यूचर में 2 साल बाद will be 3 times her daughter's age at that time, यानी 2 साल बाद रीना की जो एज होगी, यानी सेकंड स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूँ, रीना की एज प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम आर, तो ये बताना है रीना की। तो रीनाज एज 2 years फ्यूचर यानी R+2 हो गई रीना की एज, विल बी 3 times हर डॉटर्स एज एट दैट टाइम, यानी डॉटर्स एज से रिलेट किया वो भी फ्यूचर में, दिस विल बी द रिलेशन। और स्टेटमेंट 1 को अगर हम देखें, रीना's present age is 5 times her present age, यस सर। यानी सर ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये दो हमें दे रखा है। तो पहली चीज तो हमें ये क्लियर हो रही कि एलोन अगर हम देखें तो ना तो 1 सफिशिएंट है ना ही 2 सफिशिएंट, ना तो हम इस इंफॉर्मेशन से अकेले कोई निकाल सकते हैं ना इससे निकाल सकते। तो लास्ट अब जो बचा हमारा टुगेदर है, दोनों को एक साथ यूज करके हम देखेंगे कि निकाल सकते हैं या नहीं, यानी इन दोनों इक्वेशन को एक साथ यूज करो तो आंसर निकल सकता है या नहीं, ये बताना है। देखो सर अगर दोनों में डॉटर की रेफरेंस होती तो शायद निकल जाता, बट आई डोंट थिंक ऐसे पॉसिबल है। इसमें पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। देखो मैथ्स का एक रूल होता है कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ इक्वेशंस, यस। तभी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हर जगह लगता है, ये नहीं कि रीजनिंग या उसमें लग रहा है, ये मैथ्स का एक बेसिक रूल है। मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री जहाँ भी यूज होगा, इक्वेशन अगर आ रही है तो हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ देखो वेरिएबल क्या है, एक है आर, एक है डी डॉटर्स एज, और एक हो गई सन एज, तीन हो गए, 3 वेरिएबल है। तो इक्वेशन भी हमें चाहिए थी 3, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक और स्टेटमेंट होता है जिसमें डी या एस या आर और एस किसी के बीच में एक रिलेशन और होती, या फिर अगर 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल होते हैं, यानी रीना का रिलेशन दोनों जगह डॉटर के साथ होता है या सन के साथ होता है, तो हम बता सकते हैं। क्लियर? तो इस केस में क्या होगा, नॉट पॉसिबल, यानी कि ना तो 1 सफिशिएंट है ना ही 2 सफिशिएंट है, और दोनों एक साथ भी अगर हम यूज करें तब भी नॉट सफिशिएंट, यानी नाइदर वाला ऑप्शन, दोनों मिला के भी सफिशिएंट नहीं। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट पर। व्हाट इज द सम which earn प्रॉफिट। सम पूछ रहा है, सम यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को कहते हैं सम, यानी पी की वैल्यू पूछ रहा है।
स्टेटमेंट क्या गिवन है? फर्स्ट स्टेटमेंट है टोटल सिंपल इंटरेस्ट was rupees 700 after 7 years। पहले में इंटरेस्ट दिया है, कितने टाइम के बाद इतना इंटरेस्ट लगता है। सेकंड में दिया है टोटल ऑफ सम एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट was double of the sum after 5 years। ये दो स्टेटमेंट है। अब बताना आपको क्या ऑप्शन सही रहेगा। तो हमें निकालना क्या था? सम यानी प्रिंसिपल निकालना है। पी पहले स्टेटमेंट दिया है टोटल सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और टाइम दे रखा है। सेकंड में दिया है टोटल ऑफ सम एंड सिंपल इंटरेस्ट, टोटल ऑफ सम एंड सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सम यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या चीज होती है? अमाउंट। अमाउंट दे दिया हमें was double of the sum after 5 years। करके देखो, ट्राई करो इसे, क्या आ सकता है इसमें आंसर। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले तो याद है, क्या होते हैं? देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। फर्स्ट में हमें गिवन है सिंपल इंटरेस्ट इज 700 एंड टाइम इज 7 years। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यानी हम इसमें अगर रख के देखें तो 700 इज इक्वल टू, यानी हमें इससे क्या मिल जाएगा? P इंटू आर मिल जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई तो हमें मिल सकती है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन P की इंडिविजुअल वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो फोकस करो अब दूसरे स्टेटमेंट पे। सेकंड में क्या है? टोटल ऑफ सम एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी हमें दे रखा है P प्लस एस आई वॉज डबल ऑफ द सम। दिस ये दे रखा है आफ्टर 5 years। यानी अमाउंट जो है वो क्या हो गई? प्रिंसिपल का डबल हो गई। तो हम इसमें से क्या लिख सकते हैं? अब हम ये लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? P के बराबर, यानी जितना प्रिंसिपल अमाउंट था उतना ही हमें इंटरेस्ट मिला, इसलिए अमाउंट जो थी वो डबल हो गई इसकी। अब इसमें रखो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अगर हम लगाएं तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू P। तो देखो P से P कैंसिल और T कितना है इसमें? 5। T की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी इससे हमें R की वैल्यू मिल रही है 20। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमने बस देख लिया कि R की वैल्यू आ गई। जब R की वैल्यू आ गई तो इस R की वैल्यू को अगर हम यहाँ रख दें तो हमें P पता चल जाएगा। इसमें रखने पे P की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
यानी देखो इस केस में क्या होगा, दोनों ऑप्शन हमें एक साथ यूज करने पड़ेंगे, यानी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। ये हो जाएगा आंसर। हाँ जी, क्या हुआ, आज कोई जवाब नहीं आ रहा, शांति कैसे इतनी आज? यस सर, समझ आ गया। आज सब रिवीजन शुरू हो गया। अब ये सब तुम्हारे तैयारी हो जानी चाहिए थी, पिछले जितने सारे टॉपिक्स हैं सब फॉर्मूले, नेक्स्ट क्लास से हमें रिवीजन स्टार्ट कर देना है। ओके सर। ठीक, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का देखो क्वेश्चन था, पहला स्टेटमेंट हमने यूज किया तो हमें P इंटू आर मिल रहा है। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि कितनी वैल्यू आई। डेटा सफिशिएंसी में कभी भी तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है कि P कितना आ रहा है, आर कितना, ये नहीं बताना कभी भी। बस तुम्हें ये देख लेना है कि निकल सकता है आंसर या नहीं। तो P इंटू आर, तो हमें दिखा P इंटू आर आ गया, यानी कि ना तो P पता है ना R पता है, दोनों की मल्टीप्लाई पता है। तो हमने स्टेटमेंट 2 पर गए, स्टेटमेंट 2 देखा हमने, टोटल डबल सम ये करके देखा तो R निकल आया। तो R निकल आएगा तो हम इसमें रख देंगे तो P पता चल जाएगा। तो हमें आंसर क्या पता चल रहा है कि बोथ S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, अब मान लो रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये है आपका बेस्ड है रैंकिंग पर, रैंकिंग और अरेंजमेंट्स। क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हाँ हेलो साकिब, साकिब हेलो शाकिब, आवाज आ रही है तुम्हें? हमें दे रखा है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो are in the row of children facing north. स्टेटमेंट 1 है, संगीता is third from left end of the row and is third to the left of Hamida. सेकंड स्टेटमेंट है, राकेश is fifth from the right end of the row and is third to the right of Hamida. ये बताना।
रैंकिंग अरेंजमेंट का ध्यान हो, रैंकिंग का जब हम क्वेश्चन करते थे हम फार्मूला क्या यूज करते थे रैंक बताने के लिए? लेफ्ट हैंड से उसकी रैंक पता हो प्लस राइट से पता हो -1. लेकिन ये सेम पर्सन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो पता होना चाहिए वो सेम पर्सन है। Yes, sir. तो राइट लेफ्ट हो सकता है, टॉप बॉटम हो सकता है, ठीक है, फार्मूला यही है हमारा। अब हम देखें कि हम निकाल सकते हैं कि कितने लोग हैं। फेसिंग नॉर्थ, देखो एक चीज ये दे रखी है फेसिंग नॉर्थ, यानी अगर मैं अरेंजमेंट बनाऊं 5 लोग हैं, मतलब संगीता यहाँ से शुरू करते हैं, अभी हमें पता नहीं कितने लोग हैं मान लीजिए, तो फेसिंग नॉर्थ का मतलब इनका फेस किस साइड है, ये इस तरीके से देख रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इस साइड क्या होगा लेफ्ट और इस साइड क्या होगा राइट। अगर फेस इधर है तो लेफ्ट हैंड साइड इधर को जाएगा और राइट हैंड साइड ये होगी। पहले स्टेटमेंट देखते हैं, देखो संगीता इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। लेफ्ट हैंड यानी ये हो गया, संगीता कौन से प्लेस पर है, थर्ड, यानी 1 2 3, ये है संगीता। एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हामिदा, हामिदा के लेफ्ट साइड में थर्ड पर है संगीता, तो हामिदा कहाँ पर आएगी? Sir, दोनों statements required है. हामिदा का लेफ्ट ये है, हो गए संगीता। हेलो। हाँ हेलो शाकिब। जी सर। कोर्स के सर लिए ज्वाइन जी किया? सर हाँ जी समझ में कहाँ आया सर, क्या समझा रहे समझ में नहीं आ रहा। भाई, आज की पहली क्लास है, किस कोर्स के लिए ज्वाइन किया आपने? ज्योग्राफी ऑनर से। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन आप हमारी लास्ट क्लास है, आपको पिछले जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने में तब आइडिया होगा इसका। क्या बोले सर? हेलो। एक बार आप मैम को फोन कर लेना, बात कर लेना उनसे। ठीक है सर जी, नंबर तो आप सेंड कर दीजिएगा सर जी। हाँ मैं कर दूंगा, इसे अभी म्यूट कर लो, शोर बहुत आ रहा है आपकी तरफ से। सर इसमें एक रोज में समझ में थोड़ा आएगा, बताइए तो। कम से कम हफ्ता रोज। ठीक है, सॉरी आज कोई न्यू स्टूडेंट आ गए थे। चलो ये देखते हैं कि हामिदा ये है और संगीता ये है, ये क्लियर है? पहला स्टेटमेंट। Yes, sir. क्या हम पहले स्टेटमेंट के बेस पे बता सकते हैं कितने चिल्ड्रन है इन द रो? No, sir. नहीं बता सकते, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। दूसरा देखें, राकेश इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, यानी राइट पर कुछ है वहां से फिफ्थ है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ हामिदा। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, हामिदा है। तो अगर हामिदा पे फोकस करके हम बनाए तो शायद सॉल्व हो सकता है। तो राकेश कहाँ Yes. पर है, राइट ऑफ हामिदा, थर्ड राइट, थर्ड राइट, यानी राकेश कहाँ पर होगा, 1 2 3, यहाँ आना चाहिए राकेश को। क्लियर? देखो राइट साइड इधर का मूवमेंट जो होगा वो राइट साइड है, ऐसे मूव करेंगे, और ऐसे मूव हो रहा है वो क्या है, लेफ्ट है। तो अब क्या होगा, राकेश की पोजीशन क्या दिया है, फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड,
यानी राकेश जो एक्चुअल में वो 1 2 3 4 यहाँ इस राइट हैंड से कौन से नंबर पर है, 5th। तो हम देखो ये गिन भी सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कितने स्टूडेंट है इसमें, 13। लेकिन हमें ये कैलकुलेट कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता। तो इस तरीके की अगर हम दोनों स्टेटमेंट एक साथ यूज करें तो हम बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। यस सर। चलिए, तो इसमें हामिदा की पोजीशन फिक्स हो गई, हम हामिदा से बेस लेके बता सकते हैं कि राइट से कितने पर है, लेफ्ट से कितने पर है, तो टोटल कितना होगा। यानी इस वाले केस में जो आंसर है वो क्या होगा, बोथ 1 and 2 are required to answer, यानी both 1 and 2 together are sufficient, दोनों मिलके सफिशिएंट है, एलोन आपस में कोई नहीं दे सकता। ठीक है, नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग पर। इसमें दिया है व्हाट इज द कोड, क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर where in the code language। स्टेटमेंट 1 है, कोड लैंग्वेज में क्या है, वेयर इज शी, इट इज रिटन एज ये हमारा कोड है का मा टे, एंड शी इज गुड, दिस इज रिटन एज टे का रो। सेकंड, where are you going, this is written as ka ma, नहीं है, ये है ला मा पा जे, and where is the girl, where is the girl, this is written as cha fa ma pe। ये है, यानी कोई कोड लैंग्वेज है जिसमें कि वेयर के लिए क्या कोड यूज हो रहा है ये बताना है आपको। तो पहले स्टेटमेंट वेयर इज शी, इसको ऐसे लिखा है हमने का मा टे, एंड शी इज गुड इज रिटन एज टी का रो। तो देखो इस टाइप में क्या करते हैं हम, ये देखते हैं दो स्टेटमेंट जब गिवन होंगे इसमें कॉमन क्या है, इज और शी। यस सर। तो इसमें भी देखो दो जो वर्ड्स हैं वो कॉमन होंगे, का और टी। देखो टे दो जगह दिख रहा है और का, यस सर। यस सर। तो यानी इज और शी के लिए, इज और शी के लिए जो यूज हो रहा है वो का और टे, लेकिन कौन सा है ये कंफर्म नहीं, और इससे हमें मतलब भी नहीं होगी, पूछा क्या है वेयर, तो इसे तो भूल जाओ। अब देखो हमें इसमें ये पता चल गया कि का और टे क्या इज और शी के लिए, तो वेयर के लिए क्या बचा, सिंपल ये माँ।
क्योंकि यही एक वर्ड बच रहा था इस वाले में सेंटेंस में, तो ये माँ जो होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वेयर। तो स्टेटमेंट 1 के बेस पे हम बता सकते हैं कि वेयर का कोड जो है वो माँ है, यस सर। यानी स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। लेकिन डेटा सफिशिएंसी में कभी भी इस एक ही स्टेटमेंट पे आंसर देके रुकना नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों सफिशिएंट हो। तो सेकंड देखें, वेयर आर यू गोइंग। अब की बार क्या है, 4 वर्ड्स हैं। वेयर आर यू गोइंग। सर इसमें सिर्फ कॉमन वेयर है। हाँ, इसमें देखो ये तीनों अलग हैं, आर यू गोइंग, इसमें ये तीनों अलग हैं इस जगह। इस दफा। कॉमन सिर्फ है वेयर। और सर नेक्स्ट में माँ है सिर्फ। हाँ, इसमें भी कॉमन तो वेयर एक होगा। word होगा कॉमन। गुड। देखो माँ कॉमन, बाकी सब अलग है, डिफरेंट। तो इस यस सर। स्टेटमेंट के बेस पे भी हम बता सकते हैं। हाँ पूछो। हाँ, फराज पूछ रहे थे मुझसे। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन पूछना था किसी को या नहीं? तो देखो ये कोडिंग डिकोडिंग है, यानी अगर 3 के हिसाब से है तो हम वेयर का बता सकते हैं, लेकिन इज और शी का नहीं बता सकते थे। हो सकता है क्वेश्चन में तुम 3 स्टेटमेंट गिवन हो, तो तुम फिर तीनों के लिए अलग अलग बता सकते हो। इसमें वेयर वेयर कॉमन था, बाकी सब अलग थे, तो हमने उस तरीके से कोड निकाल दिया। यानी इसमें अगर आंसर लिखना होगा तो हमारा हो जाएगा आइदर 1 और 2 alone is sufficient to answer। यानी दोनों स्टेटमेंट में से आप कोई सा भी स्टेटमेंट ले लो, वो सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। तो थोड़ा सा फिर समझा दीजिए पहले वाला। देखो इसमें कोड पूछा है, वेयर के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दो उसने एग्जाम्पल दिए। वेयर इज शी रिटन एज का मेटे एंड शी इज गुड इज रिटन टी का रो। तो हमने दोनों स्टेटमेंट में ये देखा कि इज और शी कॉमन है, और ये 2 लेटर भी कॉमन आ रहा है, का भी आ रहा है और टे भी आ रहा है। तो हमने कहा कि इज और शी के लिए का और टे यूज हो रहा है, लेकिन इसके लिए इंडिविजुअली कौन सा हो रहा है ये हम नहीं बता सकते। हमने कहा इज और शी के लिए दोनों सेट हो रहे हैं, इसलिए ये रिपीट हुए। देखो इज और शी दोनों जगह रिपीट हुआ, तो का और टे भी रिपीट हुए। तो अगर ऊपर लिखा था वेयर इज शी, तो हमें ये पता चल गया का और टे तो इज और शी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ बचा क्या माँ। तो माँ किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वेयर को। तो हम इससे आंसर दे सकते हैं। क्लियर? ओके ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सन्स डज अनीता हैव। स्टेटमेंट 1 है अनीता इज मदर ऑफ एक्स हु इज ब्रदर ऑफ वाई। सेकंड है अनीताज डॉटर निकिता has only 2 brothers। इसमें बताना हाउ मेनी सन्स डज अनीता हैव। अनीता के कितने बेटे हैं ये बताना। स्टेटमेंट 1 देखते हैं हम। अनीता इज मदर ऑफ एक्स, यानी ये मान लो अनीता है, तो मदर यानी उसका बेटा है, तो हम इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। याद थे जनरेशन चेंज होती थी तो हम ऊपर नीचे जाते थे, जब सेम जनरेशन के लोग होंगे तो लेफ्ट राइट मूव करेंगे। तो मदर है तो हम माइनस लगा सकते हैं फीमेल साइन के लिए, एंड मदर ऑफ एक्स हु इज ब्रदर ऑफ वाई, यानी ये क्या है वाई का
ब्रदर, तो ब्रदर है तो ये मेल। तो पहले स्टेटमेंट से तो हमें ये पता चल रहा है। अब इसके बेस पे कितने सन है हम ये एक तो बता सकते हैं, लेकिन वाई का हमें क्लियर नहीं, क्योंकि वाई जो है वो हमें नहीं पता कि फीमेल है या मेल है। यानी ये अनीता की डॉटर भी हो सकती है वाई, और सन भी हो सकता है। एक्स का हमें पता चल गया कि ये सन है, तो वन सन तो हमें क्लियर हो रहा है, लेकिन वाई के बारे में हम अनसर्टेन हैं। ऐसा कुछ नहीं दिया कि वाई को हम बता सकें कि वाई क्या है। तो स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट बताने के लिए। क्लियर ये चीज? सेकेंड स्टेटमेंट, Anita's daughter Nikita has only two brother, यानी अनीता डॉटर हमें बताया निकिता हैज ओनली टू ब्रदर्स, यानी उसके कितने भाई हैं? टू। तो हम इसमें बता सकते हैं डायरेक्ट क्या रिलेशन होगी, कितने सन होंगे? टू, क्योंकि उसकी बेटी के दो भाई हैं, यानी अनीता के कितने बेटे हैं? टू। यानी सेकंड स्टेटमेंट से हमें पता चल सकता है अनीता's डॉटर निकिता हैज ओनली टू ब्रदर, तो ये दोनों क्या हैं? Yes, sir. सन हैं। Sons. तो हमें आंसर मिल सकता है टू। तो इसमें आंसर हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट, सेकंड इज सफिशिएंट, यानी ओनली स्टेटमेंट टू इज सफिशिएंट टू आंसर। देखो ओनली जब भी लग जाएगा, यानी कि दूसरा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट। तो वन के बेस पे हम नहीं बता सकते, सेकंड के बेस पे हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है Who among the five boys? Who among the five boys? Five boys हैं अभिषेक, राजेश, करण, नितिन एंड विकास। Each having different height. सबकी हाइट क्या है? अलग है। फाइव बॉयज इज, देखो इस थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, इज सेकंड टू द टॉलेस्ट। Who among the five boys is second to the tallest? Each having different height. Statement वन दिया है only राजेश is taller than करण। सेकंड है नितिन एंड विकास are shorter than अभिषेक। ये दो स्टेटमेंट। तो पूछा क्या? हु अमंग द फाइव बॉयज, ये हैं अभिषेक, राजेश, करण, नितिन एंड विकास। पांच बॉयज हैं, ईच हैविंग डिफरेंट हाइट, सबकी हाइट अलग है, यानी कोई सेम हाइट का नहीं है। विच अमंग इज सेकंड टू द टॉलेस्ट? सेकंड टू द टॉलेस्ट का मतलब है सेकंड टॉलेस्ट, यानी जो सबसे बड़ा है उसके बाद कौन सा है। यानी अगर मैं यहाँ अरेंजमेंट बनाऊं
तो अगर ये सबसे टॉलेस्ट है तो ये वाला पूछा है कि इस नंबर पे कौन आएगा, सेकंड टॉलेस्ट, ये बताना है इस प्लेस पे कौन आएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये शॉर्टेस्ट, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। बताओ, इंफॉर्मेशन से बता सकते हैं क्या हम? सर नहीं बता सकते। और कोई आंसर बताओ? आफ्ताब, ईशान, फराज, मुबश्शिर, नाइदर, फराज भी यही कह रहे हैं। और कोई? ईशान, मुबश्शिर, आफ्ताब, देखो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। ओनली राजेश इज टॉलर देन करण। ओनली, ओनली वर्ड है, ओनली राजेश इज टॉलर देन करण, यानी करण से टॉलर कौन है? सिर्फ राजेश। यानी राजेश क्या हो गया? सबसे टॉलेस्ट, और करण क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट से ही आंसर आ रहा है, ओनली राजेश इज टॉलर देन करण, यानी करण यस सर। इन सब में टॉल है और उससे टॉलर सिर्फ राजेश है। तो यानी इस स्टेटमेंट में दोनों इंफॉर्मेशन दे दी कि सबसे टॉल कौन है? राजेश, और उसके बाद कौन है? यस सर। तो स्टेटमेंट वन ही बता रहा है। सेकंड पे आए हम, नितिन एंड विकास आर शॉर्टर देन अभिषेक, यानी नितिन और विकास दोनों की हाइट कम है, किससे? अभिषेक से। तो अब हम स्टेटमेंट वन में जो भी पढ़ा वो भूल जाओ। अब स्टेटमेंट सेकंड से, जब भी किसी एक स्टेटमेंट से हम आंसर करने की कोशिश करेंगे तो जो दूसरा स्टेटमेंट है उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन यूज नहीं करनी है। यानी जब मैं वन से यूज कर रहा था तो सिर्फ वन की इंफॉर्मेशन लिखी थी, तो मुझे वन से तो आंसर मिल गया। अब मैं सेकंड से करने की कोशिश करूंगा तो ये वाला डेटा यूज नहीं करूंगा। जब दोनों को मिला के करूंगा टुगेदर, तब मैं यूज कर सकता हूँ। अभी सिर्फ मैं सेकंड से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सिर्फ मेरे पास डेटा ये है कि नितिन एंड विकास आर शॉर्टर देन अभिषेक। तो देखो नितिन और विकास यहाँ आ सकते हैं, अभिषेक यहाँ आ सकता है, लेकिन नितिन और विकास यहाँ भी आ सकते थे, अभिषेक यहाँ भी आ सकता था। नितिन और विकास यहाँ आ सकते थे, अभिषेक यहाँ आ सकता है। तो इस वाले से हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन पहले स्टेटमेंट से हमें क्लियर था कि 5 पोजीशन है, तो अगर करण यहाँ है तो राजेश ही होगा, सिर्फ राजेश इज टॉलर देन। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ये डायरेक्शन पर बेस्ड है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ k with respect to s? k की पोजीशन पूछ रहा है विद रेस्पेक्ट टू s। देखो विद रेस्पेक्ट टू यानी ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा s। k की पोजीशन बतानी होगी। स्टेटमेंट वन दिया है हमें, l is to the west of s and to the east of r। फिर दिया है k is to the south of j who is south of l। सेकंड स्टेटमेंट में दिया है n is to the
south of S is to the south of L and J and K is to the southwest of J। ये है, देखो दो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है। ये क्या दे रखा है इसमें, पोजीशन ऑफ के निकालनी विद रेस्पेक्ट टू एस। तो एस हमारा क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये सारे जो वीडियोस सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सबके वीडियोस डिटेल वाले जो है वो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। अगर आपको किसी भी टॉपिक का देखना हो, मान लो जैसे डायरेक्शन का है, तो आप उस पर जाके एक बार चेक कर लेना ताकि रिवाइज हो जाए टॉपिक। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, एल इज टू द वेस्ट ऑफ एस। तो हमें पता है डायरेक्शन में हम इस तरीके का बनाते हैं डायग्राम, ये ऊपर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और इसके बीच में अगर हम बनाएंगे दोनों को मिला देंगे, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। L is to the west of S and to the east of R। L जो है वो S के वेस्ट में है और R के ईस्ट में है। यानी L अगर मैं बीच में ले लेता हूँ, वेस्ट ऑफ S, S कहाँ पर आ जाएगा, दिस साइड। तो L is west of S and east of R, ऐसे आ जाएगा। यस सर। देखो L जो है वो S के वेस्ट में है, देखो वेस्ट इस तरफ है, इस तरीके से पॉइंट हो रहा है, ये वेस्ट। तो L इज वेस्ट ऑफ S एंड ईस्ट ऑफ R। तो ये आ गया। इसके बाद आगे क्या दिया, K इज टू द साउथ ऑफ J हु इज साउथ ऑफ L। K J के साउथ में और J L के साउथ में। तो साउथ मतलब डाउन, यानी दिस इज J और K कहाँ आएगा, इस तरीके से होगा। J is south of L and K is south of J। साउथ मतलब डाउन यूज करते चले जाए। सर फिर के साउथ वेस्ट हो सकता है ना विद रिस्पेक्ट टू एस। पोजीशन है दिस, रेफरेंस पॉइंट ये लेना है हमें। तो यहाँ से हमें यस सर, डायरेक्शन क्या दिख रही है, के की, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। हम चाहे डायरेक्शन निकाले भी नहीं, टाइम अगर सर नहीं वेस्ट हाँ, कर, बस पता चलता है लेकिन हम सिर्फ इंफॉर्मेशन हाँ, सफिशिएंट है। बस वहाँ पर ही कंफ्यूज मत होना कि साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट क्या होगा। हमें डायरेक्शन समझ में आ रही है कि हम बता सकते हैं, यानी यस की सर। पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू एस बता सकते हैं। तो पहला तो सफिशिएंट है। सेकंड में आए, N is to the south of L and J and K is to the southwest of J। इसको डायरेक्ट मैंने कह दिया नॉट सफिशिएंट। डायरेक्ट क्यों यूज कर लिया मैंने, एसेस और मेंशन इन स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बताया। देखो पोजीशन बतानी K की विद रेस्पेक्ट टू S, तो यहाँ K तो हमें दिख रहा है लेकिन S की तो कोई बात ही नहीं पूरे स्टेटमेंट में। तो हमें बैठ के वहाँ इन सबके डायग्राम नहीं बनाने, कोई मतलब नहीं। सीधे हम क्या करेंगे, कह देंगे नॉट सफिशिएंट। जब एस कहीं मेंशन ही नहीं है तो हम बता ही नहीं सकते के और एस की। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। ठीक, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, स्मार्टनेस है कि पहले देखिए कि अच्छा के एस तो आ ही नहीं गई तो फिर बनाने की जरूरत ही नहीं है सब कुछ। ठीक, या फिर जैसे यहाँ आ गया तो अब हमें आंसर एग्जैक्ट नहीं बताना, हमें सिर्फ ये बताना पोजीशन बता सकते हैं या नहीं। ये सारी चीजें छोटी छोटी जो होती है यही टाइम बचाती है क्वेश्चन को जल्दी करने का।
ठीक, तो ये था हमारा डेटा सफिशिएंसी का टॉपिक। अब नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि जम्बल्ड वर्ड्स। एक एक दो एग्जाम्पल इसके सबके कर लेते हैं। जैसे कह रहा है अ ग्रुप ऑफ 3 इज कॉल्ड। ऑप्शन ए दे रखा है OBDLPUT, बी दे रखा है RL, सी दे रखा है ARIIGNP, डी दे रखा है RHETORBS। मतलब इसका जो आंसर है वो जम्बल्ड फॉर्म में दे रखे हैं ऑप्शन जो है वो जम्बल्ड है। जैसा ग्रुप ऑफ 3 को क्या कहते हैं हम? ट्रिपलेट। ग्रुप ऑफ 3 क्या कहलाता है? ट्रिपलेट। लेकिन आंसर जो होगा वो डायरेक्टली रिटन नहीं होगा, उसको ऑप्शन को क्या कर दिया? जम्बल्ड कर दिया। तो हमें देखना है कि इनमें से किस ऑप्शन से ट्रिपलेट बन सकता है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा इससे हम बना सकते हैं ट्रिपलेट। ठीक, ऑप्शन बी। तो ये इस टाइप का होगा, मतलब तुम्हें आंसर पता होना चाहिए, जो भी ऑप्शन है वो क्या होंगे? जम्बल्ड होंगे। जैसे स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए दे दिया OIOLGBY। ऑप्शन बी दे दिया YTVAAN। ऑप्शन सी OZOYLGOYTOBAN। बताओ, फराज का तो आ गया आंसर। ठीक है, क्या होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स? किसे कहते हैं? कौन सी ब्रांच होती है स्टडी ऑफ एनिमल्स? देखो, एनिमल प्लांट ये सब मिला के जब हम स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच कहलाती है बायोलॉजी। बायोलॉजी में यही पढ़ते हैं। बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। इसमें जूलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है, बॉटनी जो होता है वो स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है। तो देखो यहाँ सारे ऑप्शन दे रखे थे, अगर हम इसे करते तो ये बायोलॉजी बन जाता। व्हाट वाज ऑप्शन बी? ऑप्शन बी तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ क्या हो सकता था। ऑप्शन हमें ये दिख रहा है जूलॉजी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। ये हमें बनता हुआ दिख रहा है बॉटनी। तो स्टडी ऑफ एनिमल जो होता है वो जूलॉजी कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो इस तरीके से मतलब जंबल दे देते हैं वो चेंज करके। या जैसे क्वेश्चन है अ नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स है 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? अब ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, मान लीजिए MXPLOPC। ऑप्शन बी MIERP। ऑप्शन सी TLRANAU। ऑप्शन डी TNRGEEI।
कौन सा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं? A number that have only 2 फैक्टर, जैसे मान लो 6 है, 6 से कितने फैक्टर होंगे? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 4, 4 फैक्टर्स। नंबर है 3, 3 का सिर्फ या तो 1 होगा या 3 खुद होगा। कितने फैक्टर हो गए? 2। ऐसे 7 ले लो, 1 और 7, 2 फैक्टर। 11, 1 और 11, तो क्या कहलाता है ऐसा नंबर? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन ये होती है, क्या नंबर है? प्राइम। इसके सिर्फ एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स के हमेशा एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। एक तो एक होता है 1, क्योंकि 1 से तो सब चीज डिविजिबल होती, और दूसरा फैक्टर होता है नंबर इटसेल्फ, यानी वो खुद से डिवाइड होता है। जैसे 7 है, तो 7 1 से होगा और 7 से डिवाइड होगा। इसके अलावा और किसी नंबर से ये डिविजिबल नहीं होते, तो ये प्राइम कहलाते हैं। प्राइम के अलावा होते हैं कंपोजिट नंबर्स, जिनके क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से ज्यादा। जैसे 6 था, इसके 4 फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट है। 3 फैक्टर होते तब भी कंपोजिट होता। जैसे 4 के फैक्टर है 1, 2 और 4, 3 फैक्टर्स हैं, तो ये भी कंपोजिट है। तो जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट, और जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं प्राइम। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं ट्रिक, नंबर 1 इज, नंबर 1 क्या है? प्राइम है, कंपोजिट है, या नन है इसमें से? तो 1 को देखो, 1 का केस सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, तो ना तो ये प्राइम की डेफिनेशन में आता, ना ही कंपोजिट की। तो नंबर 1 को हम कहते हैं नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक, तो याद रखना, कभी प्राइम और कंपोजिट में 1 पूछ लेते हैं तो 1 ना तो प्राइम होता, ना ही कंपोजिट होता। अच्छा, तो हम इस पर आते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो हमसे कहा गया था ओनली 2 फैक्टर 1 एंड नंबर, यानी वो क्या होगा? प्राइम। अब प्राइम किस ऑप्शन से बन सकता है? देखो, ऑप्शन नंबर बी। इसको अगर हम ऑर्डर में रखें, पी पहले लिखें, PRIME, तो ये बन रहा है प्राइम। तो ये क्या होगा? ये होगा जम्बल्ड वर्ड्स। जम्बल वर्ड्स के बाद टॉपिक है अगला, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ये भी पूछा जाता है बहुत जामिया अलीगढ़ में एग्जाम में। हमें सीक्वेंसिंग करनी है, लॉजिकल सीक्वेंसिंग होगी। लॉजिकल में जैसे दे रखा है, मान लो कि इन्फेंट 1 पे दे रखा है, 2 पे दे रखा है एडल्ट, 3 पे दे रखा है ओल्डर, 4th पे दे रखा है टीनेजर। तो कहा कि इसका लॉजिकल सीक्वेंस बनाओ। तो देखो, सबसे पहले क्या आएगा? इन्फेंट, यानी हम ये देख रहे हैं एज के हिसाब से एक ऑर्डर बनना है लॉजिकली। तो सबसे पहला ऑर्डर होगा इन्फेंट, इन्फेंट के बाद टीनेजर, टीनेजर के बाद एडल्ट, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? ओल्डर। तो जो ऑप्शन दिए होते हैं वो ऐसे नंबर्स के हिसाब से होंगे। तो सबसे पहले 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, और फिर 3। तो ये जो ऑप्शन होगा जहाँ भी दिया होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, फिलहाल ओल्डर और एल्डर,
देखो एल्डर वर्ड तब यूज होता है जब किसी कंपैरिजन में हम लिखते हैं कि कोई यंगर है, उसके कंपैरिजन में वो एल्डर है। यहाँ ओल्डर मतलब सबसे बड़ा जो है। जैसे मान लो क्वेश्चन ये गिवन है, फर्स्ट एशिया, सेकंड इंडिया, थर्ड वर्ल्ड, फोर्थ दिल्ली, फिफ्थ यूनिवर्स। इसके करेक्ट ऑर्डर बताने हैं। ऑप्शन दे रखा है 5 3 2 1 4। ऑप्शन बी है 4 2 1 5 3। ऑप्शन सी है 4 2 1 3 5। ऑप्शन डी है 4 2 3 1 5। ठीक है फराज का आगे आंसर। और कोई बताओ क्या सीक्वेंस कर सकते हैं हम? देखो सबसे छोटी इसमें देखते हैं कि इन पांचों में सबसे छोटा प्लेस कौन सा है। तो हम देखेंगे कि एशिया तो कॉन्टिनेंट हो गया, इंडिया कंट्री हो गया, फिर वर्ल्ड, देन दिल्ली सिटी है और यूनिवर्स। तो सबसे छोटा हमें क्या दिख रहा है? दिल्ली। यानी हम शुरू करेंगे दिस, सबसे छोटा 4 दिल्ली। दिल्ली के बाद क्या आएगा इसमें? सिटी के बाद कंट्री 2, सबसे छोटा दिल्ली। दिल्ली के बाद इंडिया। अब इंडिया के बाद कहाँ पर पहुंचेंगे हम? एशिया, क्योंकि देखो कॉन्टिनेंट का पार्ट है यानी एशिया। तो 4 2 1। तो 4 2 1 देखो बी में भी है सी में भी है, अभी दोनों में है तो हमें आगे भी जाना पड़ेगा। इसके बाद क्या आएगा? अब बचा वर्ल्ड और यूनिवर्स। तो सिंपल है, इसके बाद होगा वर्ल्ड, और सबसे लास्ट होगा यूनिवर्स। तो 4 2 1 3 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। वैसे इसमें वर्ल्ड एक प्रॉपर वर्ड नहीं लग रहा है। वर्ल्ड की जगह अगर अर्थ लिखते तो ज़्यादा सही रहता, तो ज़्यादा क्लियर क्वेश्चन बनता है कि अर्थ एक प्लेनेट की बात हो रही है, उसके बाद यूनिवर्स। क्योंकि कई बार कॉमन लैंग्वेज में हम वर्ल्ड और यूनिवर्स को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यूनिवर्स ये सबसे बड़ी यूनिट होती है, इसके बाद फिर कुछ नहीं होता। यूनिवर्स हमेशा एंड में ही आता है। यूनिवर्स या वर्ड बनता है यूनिवर्सल, तो ये सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक, तो ये लॉजिकल सीक्वेंसिंग है। इस पे जो क्वेश्चन होंगे इस टाइप से रहेंगे। अब है इसके बाद सीक्वेंसिंग में एक और क्वेश्चन बन जाता है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज गिवन इन डिक्शनरी। अरेंज करना है, सीक्वेंसिंग करनी है, लेकिन लॉजिक क्या लगाना है कि डिक्शनरी में जिस हिसाब से आएंगे, यानी पहले आएगा डिक्शनरी में तो उसे पहले लिखना है, और जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखना है। फर्स्ट दिया है अक्रॉस, सेकंड है एडमिट, थर्ड है एडवाइस, और फोर्थ है अलोन। ऑप्शन ए है 1 2 3 4। ऑप्शन बी है 1 2 4 3। ऑप्शन सी है 1 3 2 4। ऑप्शन डी है
4 3 2 1। तो क्या होगा, डिक्शनरी में कैसे फॉलो करते हैं? अल्फाबेटिकली। डिक्शनरी में कौन सा पैटर्न फॉलो होता है? अल्फाबेटिकली। तो हम सबसे पहले देखें, अगर हम फोकस करें तो चारों क्या है, ए से ही शुरू है, यानी डिक्शनरी के हिसाब से पहले लेटर के हिसाब से चारों सेम पोजीशन पर हैं। इसके बाद हम फिर सेकंड प्लेस वाले पे देखते हैं। यहाँ है सी, यहाँ है डी, यहाँ भी डी, और यहाँ पर है एल। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सी, यानी सबसे पहला जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अक्रॉस। यानी ये सबसे पहले प्लेस पे अक्रॉस डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले, और ऑप्शन में 1 यानी। अब ये 3 बचे, डी है और इधर एल है, तो पहले ए बी सी डी, यानी अब डी वाले आएंगे, तो डी पे अब ये दोनों सेम है। एलोन अब बाद में हो गया, तो हमारा 1 और 4, यानी पहला प्लेस और लास्ट प्लेस पता चल गया, बीच वाले 2 बताने होंगे। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में भी है और सी में भी है, पहला फर्स्ट है और ये फोर्थ है। तो हमें अभी आगे फिर सॉल्व करना पड़ेगा। अब एडमिट पे डी पे तो दोनों टाई कर रहे हैं, तो हम अब नेक्स्ट पे आएंगे, एम और वी। तो एम पहले आता है, यानी 2 पहले आएगा, और तो डिक्शनरी के हिसाब से इसकी लॉजिकल सीक्वेंसिंग क्या बनेगी? 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेटर इंसर्शन। सिंपल सिंपल से टॉपिक है। इसमें दिया होता है इंसर्ट अ लेटर विच कंप्लीट, तो ऑप्शन बेस पे आप आराम से कर लोगे। इंसर्ट अ लेटर विच कंप्लीट्स both the words। मैं इस तरीके से बना रखा है, एक ये बना के दे दिया है और एक डिजाइन ये दिया है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। इसमें लेटर्स हैं टी ओ, बीच में क्वेश्चन मार्क है, सी एच, और इधर है टी एल ए एफ। ऑप्शन दिया कौन सा लेटर इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, ओ यू वी या ए। इनमें से ऑप्शन बताना है कौन सा आएगा, विच कंप्लीट बोथ द वर्ड्स। ऐसा हमें ऑप्शन देना है कि अगर हम यहाँ पर पुट करें तो दोनों कंप्लीट वर्ड बन जाए, इस तरीके से भी और ऐसे भी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यू अगर हम यूज करें तो ये क्या बन जाएगा, टी ओ यू सी एच। चलो ये तो सीधे हो गया, टी ओ यू सी एच, टच। दूसरे वाला फॉल्ट एफ ए यू एल डी आगे से। इस तरीके से अगर हम रीड कर रहे हैं तो कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप इस ऑर्डर में रीड करोगे तो एफ ए यू एल टी, फॉल्ट, यानी वो कॉमन वर्ड कौन सा आ रहा है, ये। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल ऑप्शन से ही आपको रख लेने होंगे, इसी से भी पता चल जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन है, insert the missing letters
in the figure so that word formed is the name of country when read in clockwise direction. ठीक है, एक सर्किल दे रखा है, उसमें ये लिखे हुए हैं लेटर्स है, क्वेश्चन मार्क है, एन है, फिर क्वेश्चन मार्क है, ए है, फिर क्वेश्चन मार्क है, आर है, आई है और एल है। ऑप्शन दे रखा है एस ए, ऑप्शन बी है एस ए के, ऑप्शन सी है ए पी आर, ऑप्शन डी है पी एल। बताओ, चलो बस यही हमारा आज लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। फराज ने तो बता दिया आंसर, और लोग बताओ। इंसर्ट द मिसिंग लेटर करना है, वर्ड फॉर्म विद नेम ऑफ अ कंट्री, यानी इसे मिला के जो नाम बने वो एक किसी कंट्री का नाम बनना चाहिए। व्हेन रीड इन क्लॉकवाइज, देखो सर्किल की फॉर्म में दे रखे तो दो ऑप्शन होंगे, या तो ऐसे रीड करें या फिर ऐसे रीड करें। तो वो कह रहा है क्लॉकवाइज, यानी जैसे क्लॉक मूव करती है। तो ये नहीं करना हमें, इस तरीके से ऐसे जब भी रीड करें, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं हम, लेकिन रीड ऐसे करना होगा। तो नाम बनना चाहिए किसी कंट्री का। तो देखो 3 क्वेश्चन मार्क है, 3 लेटर्स हैं, तो ये किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। मतलब एस यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है, या ए यहाँ, एस यहाँ, ए यहाँ। तो आपको एक नाम बनाना है किसी कंट्री का। चलो भाई, दिमाग लगाओ। फराज ने तो बता दिया, और लोग बताओ क्या आ सकता है आंसर। आफ्ताब, ईशान, मुबश्शिर। ठीक है, आफ्ताब का भी सही आ गया आंसर। देखो रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली इसमें कोई फार्मूला या पैटर्न नहीं होता, कुछ के अंदर रहते हैं। बाकी ये सब वर्ड वाले हुए, ये हुआ, ये सब आपको माइंड से ही अपना वहीं जितनी तेज ब्रेन लगा सकते हो उतना तेज लगाना है। तो जिस जिस टॉपिक मैंने बताया उस पर तुम कोशिश करना अपनी तरफ से, कोई भी बुक लेके प्रैक्टिस करने की। और नेक्स्ट क्लास से अब रिवीजन शुरू हो जाएगा, तो हम जो जामिया के पुराने पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए रीजनिंग के, वो सब हम क्लियर करेंगे। चलो, मुबश्शिर का भी आ गया। ईशान तुम ही रह गए इस बार। देखो ऑप्शन बी अगर हम रखें, एस, तो देखो एस आर आई यानी श्री बन रहा है ये। तो जैसे ही श्री बनेगा तो आपके दिमाग में एक ही नाम आएगा, श्रीलंका। यानी जो कंट्री का नेम है वो क्या है, श्रीलंका। तो जो वर्ड यूज हुए वो हुए एस ए के, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हाँ, ये क्लॉकवाइज था। तो इस ईशान सही कह रहे हैं कि इसमें ये थोड़ी ट्रिकी था कि कहाँ से शुरू करें, यहाँ से बनाना शुरू करें, इधर से शुरू करें। तो ये आपको हिट एंड ट्रायल था। पहले ये ऑप्शन रख के देखते तो आप जल्दी जल्दी की यहाँ से बना के देखें, ऐसे बना के देखें, तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये ऐसा अगर आप जैसे इधर पुट करके रीड करते तो ये श्री से आपको हिंट मिल जाता फौरन। ठीक, तो ये आंसर हो गया।
ठीक है, अब आप लोग अपनी तरफ से भी जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं रिवीजन शुरू कर दो, और किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो वीडियो सारे हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, टॉपिक वाइज पढ़े हुए हैं। तो आप जिस जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रही है एक बार वीडियो देख लोगे तो हिंट मिल जाएगा ये कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट क्लास से रिवीजन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। चलो, फराज से कुछ बात करनी है मुझे, तो बाकी आप लोग एग्जिट कर लो। फराज से बात